चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। अब उसमें सारे जो कंसेप्ट थे, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस की। आज के अपने टॉपिक में इसके ऊपर सम्स प्रैक्टिस करेंगे। मेन इंटेंट वही है कि आपको जो फॉर्मूला है वो याद हो जाए और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वो चीजें समझ में आ जाए। तो उस इंटेंशन से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और आप फॉर्मूला भी एक बार रिकॉल कर लो और साथ में सॉल्व करते जाना। एक काम करते हैं, एक बार सारे फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टार्टिंग से। मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक्स हमने देखे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ कैलकुलेशन में कोई ज्यादा यूज नहीं है, कहीं पे आगे सम्स में चैप्टर्स में कहीं आने वाला नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। PRN/100 सिंपल फॉर्मूला था। फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब बात हो रही थी तो उसमें डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला हमने देखा, P × 1 + I raised to n, जहाँ पे I की वैल्यू है R/100। ठीक है, तो वो परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला जो है, दिस इज डायरेक्टली अमाउंट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट का अमाउंट अपने आप आ जाएगा। ये एनुअल वाला केस था। इसमें हमने दो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और देखे। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है सेमी एन्युअली तो क्या चेंज आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और ड्यूरेशन जो है वो डबल हो जाएगी। वैसा एक क्वार्टरली वाला केस भी था, उसमें इंटरेस्ट का रेट 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और कंपाउंडिंग 4 बार होगी, एक साल में 4 बार। तो डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। आप मंथली भी गिन सकते हो, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में भी कंपाउंडिंग कब होती है उसके बेस पे फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंज आता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपना इस चैप्टर का बेस है, फाउंडेशन है। पूरा चैप्टर 90% चैप्टर इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही चल रहा है, जो आगे भी हमने देखा था। तो यहाँ तक रिकॉल हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम बात कर रहे थे एन्युटी। हमने देखा एन्युटी 2 टाइप की है, एन्युटी रेगुलर है, एन्युटी ड्यू है। अगर कैश फ्लो मंथ के स्टार्टिंग में है तो फिर उसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू, मंथ के एंड में है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज एन्युटी रेगुलर। तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से फर्क नहीं पड़ता, रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी अगर पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है, ऐसे कैश फ्लो को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। इसमें आपके बैंक के इंस्टॉलमेंट्स, पेंशन, ये सारी चीजों को आप जो है कंसिडर कर सकते हो। फिर इसके बाद बात हो रही थी फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू की। अब फ्यूचर वैल्यू में हमने 3 इंस्टेंसेस देखे थे, तीनों यहाँ पे देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू वाले केस में 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले वन टाइम कैश फ्लो या सिंगल कैश फ्लो इसको बोल सकते हैं। अगर इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम जैसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा, ये बात हुई थी। फिर इसके बाद जो सेकंड केस था दैट वाज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब इस सिचुएशन में अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, एन्युटी इंटू 1 + I रेज टू n - 1 होल डिवाइड बाई I। ये फॉर्मूला देखा जिससे हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फाइंड आउट किया। अल्टीमेटली ये हो रहा है कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एवरी मंथ एंड पे, एवरी क्वार्टर एंड पे, एवरी ईयर एंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और एक पॉइंट के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा वापस आएगा उसके लिए हम ये चीज यूज कर रहे थे। आज के पैसों की वैल्यू इन फ्यूचर क्या होगी विद इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। ये पॉइंट था। तीसरा केस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। याद आ रहा है फॉर्मूला में क्या चेंज था? देखो जितना ये पार्ट है उतना तो सही, ये तो रहेगा एज इट इज सेम। एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था 1 + I रेज टू 1, समझ आया? तो ये चीज जो है वो आपके सामने, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो अगर रेगुलर वाला पार्ट आ गया है, ड्यू उसके बेसिस पे आने वाला है। एग्जाम में तो दोनों में से कोई एक ही सॉल्व होगा, एक ही सम में दोनों चीज नहीं आएगी, बट यही सेम पोर्शन यहाँ पे यूज होता है वैसे। फिर तीसरा केस जो हमने देखा वो था प्रेजेंट वैल्यू। ये आगे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है हम उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो ये बात हो रही थी। अब इसमें भी यही 3 केस होंगे, वन टाइम कैश फ्लो,
इसमें हमने देखा फॉर्मूला ये रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर देंगे। मिसिंग फैक्टर होगा आपका प्रिंसिपल, तो डिस्काउंटिंग कुछ इस तरीके से होगी। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। एन्यूटी 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 होल डिवाइड बाई आई। देखो जितना पोर्शन यहाँ पे था वो सेम यहाँ पे है, सिर्फ एक फैक्टर नीचे डिस्काउंटिंग वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ लो यही फैक्टर जो है ना वो यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा आ गया, ऐसे मान लो उतना पार्ट एक्स्ट्रा है, बाकी का सब सेम ही रहने वाला है। तीसरा केस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। इसमें हमने देखा एन्यूटी तो रहेगा ही, 1 प्लस आई रेज टू हो जाएगा n माइनस 1, ये -1 डिवाइड बाई आई, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। एक साल कम हो जाता है ना, फर्स्ट ईयर में डिस्काउंटिंग होता नहीं है। ये पोर्शन जो है वो एक ब्रैकेट में ले लो आप, +1, ठीक है। वो लास्ट में नहीं किया था, 1 ऐड करते हैं जीटी फैक्टर में, तो उसके लिए +1 जो अलग से करते ही आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला मेजरली हमने अभी तक चैप्टर में देखे। अब इन्हीं पे आज सम सॉल्व करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जिससे आपको फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो जाएगी। जहाँ फॉर्मूला नेसेसरी नहीं है आप वहाँ जीटी फैक्टर से भी कर सकते हो, ये बात भी हुई थी। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बोलो कुछ कंफ्यूजन इसमें समझ आया? तो ये पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूला जो है वो एक साथ आपको रिकॉल करवा दिए। अब इन पे सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपने नोट डाउन तो किए हुए हैं ना, सारे फॉर्मूला तो लिखे हुए हैं, ठीक। तो अभी फिर वापस नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन में फ्रेम कर देता हूँ, कोई रेडी सेट ऑफ क्वेश्चंस है नहीं, आपको जो फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी है ना उस हिसाब से। ये 2 क्वेश्चन है, पहले एक बार आप स्टार्ट करो, फिर इनको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं।
चल सॉल्व हो रहा है, फर्स्ट वाला हुआ सॉल्व, देखे आंसर। ये हाफ ईयरली था, एक बार थोड़ा हटा रहा हूं। हाफ ईयरली वाले केस में फॉर्मूला आपको पता ही है, I/2 हो जाएगा, N/2 हो जाएगा। 12% का रेट है तो वो 6% बन जाएगा अपने आप। ठीक है, 1.06 रेज टू 12। अब ये जो फैक्टर है ये आपको सही से कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कैलसी के लिए 1.06 इंटू इक्वल टू करते जाएंगे। पावर 12 है तो स्टेप नंबर आएगा 13। अगर आपने एकदम जीरो स्क्रीन से स्टार्ट किया 1.06 से, तो स्टेप नंबर 13 तक आपको जाना है, तो सही फैक्टर मिलेगा। तो फैक्टर एक बार कैलकुलेट करो, कितना फैक्टर आ रहा है मुझे बता दो। टू 2.012 सबका फैक्टर आ रहा है, मैच हो रहा है फैक्टर 2.012। बस फिर इंटू 3,50,000 आप कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। सही, चलिए क्या आप खुद सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन पे आपका थोड़ा कमांड आ जाएगा और फिर वो समझ में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये कंप्लीट। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो वो डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 वाला फॉर्मूला होगा। $15 लाख। अब ये 9% पर एनम का रेट है, आपको करना है इसको डिवाइड बाई 4। आपको ये साइड में रफ कॉलम में कैलकुलेट करना है तो भी आप कर सकते हो। 9% को डिवाइड बाई 4 करोगे ये हो जाएगा 2.25%, पर हमें तो करना होता है डिवाइड बाई 100, तो अल्टीमेटली ये होगा 2.25 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 0.025। इसमें अब एक भी डेसिमल की मिस्टेक की आपने तो सम खत्म, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप वो रफ वर्क भी कर सकते हो, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो जो वैल्यू आ रही है। सो दिस विल बी 1.0225, ड्यूरेशन 4 ईयर्स इंटू 4 टाइम्स पावर हो गया 16। अब देखो यहाँ पे स्टेप नंबर फिर काम आता है ना, ये 16 है। अब आपको स्क्रीन पे स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने स्क्रीन पे कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, उसी में प्लस माइनस करके ले आओगे तो स्टेप नंबर फिर चेंज हो जाएगा। तो अब पहले स्क्रीन पे सबसे पहले 0 करके ये ले लो 1.0225, और फिर इनटू इक्वल टू करते जाओ, और इक्वल टू में जाना है आपको स्टेप नंबर 17 तक। तो जो वैल्यू आई होगी वो इसकी होगी। अब वो 1.4276 सबका आ रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर सही आना चाहिए। इंटू 15 लाख करोगे, जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर है, तो वो तो आ ही जाएगा उसमें। तो 21,31,000 चलेगा, ये तो ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का इतना इशू नहीं, मेन फैक्टर सही आना चाहिए। तो ये आप देख लो कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं, बोलो अब ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, तो ये हाफ ईयरली वाला पार्ट देखा हमने, क्वार्टरली वाला पार्ट देखा। अब थोड़ा एन्युटी पे चलते हैं। ये डेटा है, एन्युटी के नाम पे आप एवरी ईयर 2,50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको कमिट किया गया है रिटर्न, दैट इज 11% पर एनम, और 10 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हर साल 2.5 लाख रुपए भरना है। अब ये एन्युटी ड्यू है या रेगुलर है वो कैसे पता चलेगा? हाँ, कुछ नहीं बोला हो, सिर्फ एन्युटी यूज किया है तो रेगुलर। अगर ऐसा बोला हो कि भी अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसा भी बोल देते हैं, डायरेक्टली ड्यू वर्ड यूज ना करें तो फिर वो बात अलग है। अब यहाँ कुछ नहीं बोला है तो इम्प्लाइड है कि ये जो है दिस इज एन्युटी रेगुलर। अब इस डेटा के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू
ऑफ एन्युटी रेगुलर। फॉर्मूला है आपके पास, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो सॉल्व करो। चलिए ट्राई कर लिया। आया सबका आंसर आ रहा है? क्या वैल्यू आ रही है? 41 लाख 83,000 80,000 आगे 502 अप्रोक्स चलेगा, थोड़ा 50-100 रुपये इधर उधर भी चलेगा, बट ये आ रहा है आंसर। कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला आइडिया लग गया? सब ठीक, देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी को चेंज कर देते हैं ना, ये एन्युटी रेगुलर के बदले कर देते हैं एन्युटी ड्यू। बोलो क्या फर्क पड़ेगा आंसर? अगर आपको बात समझ आई हो तो शायद आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला में जो वेरिएशन है उसमें वेरिएशन सिर्फ एक फैक्टर का है ना, और यहाँ पे 1 कंपलसरी, n नहीं आएगा, वो भी ध्यान रखना। जो एन्युटी रेगुलर के बदले एन्युटी ड्यू पे जाते हैं तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूला में, दैट इज 1 + i⁻⁴ वो n नहीं आएगा। कितनी बार स्टूडेंट्स वो बाई मिस्टेक वो n लगा देते हैं,
देख लो ये वाला, ये पार्ट, तो ये है ना, ये पावर विल ऑलवेज बी 1, ठीक है ना। एक एक साल बढ़ जाता है सब में। अपन ने जब वो कल मैन्युअली गिना था तो उसमें देख रहे थे वो 4 का 5 हो गया, 5 4 का फिर वापस एक साल बढ़ गया, 3 का 4 हो गया, तो हर साल में एक एक साल का ब्याज बढ़ रहा है। तो ये पावर यहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगा, वो n नहीं होगा कभी, वो ध्यान रखना। तो आपने जो ये अभी आंसर निकाला था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, इसमें आपको सिर्फ ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं, ये मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है फिर तो आ ही जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। बट ये पता चल गया कैसे सॉल्व करना है इसको। चलो देखते हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, इसका एप्लीकेशन आपको पता चला। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू वाला कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन्युटी का अमाउंट 3 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और ड्यूरेशन है 15 ईयर्स। एन्युटी में कुछ नहीं बोला है तो इम्प्लाइड है कि रेगुलर है। आपको फाइंड आउट करनी है इस एन्युटी की आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। बोलो, आ रहा है आंसर? तो देखो 15 साल का डेटा है, टेबल बनाने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। अब एक कैलसी वाला ऑप्शन भी है और एक जो अपना ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो वाला ऑप्शन भी है। अगर आप फॉर्मूला से जा रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फिर कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, एन्युटी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई और 1 प्लस आई रेज टू एन। दिस इज ट्रेडिशनल फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये एक ऑप्शन है, इससे सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है। फिर वो कैलसी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं।
किसी का आंसर है तो बताओ। 9,53,160। और किसी का कितना आ रहा है? बड़ा आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है वो तो बताओ। आ सकता है 23,780। और किसी का कोई आंसर? 22,81,800। ओके, वाह बढ़िया। एक और ऑप्शन दे दो, 4 हो जाएंगे। 22,081। वो तो इसके पास ही हुआ ना। हाँ वो तो चलेगा, सेम ही होगा। और कोई अलग रेंज में जा रहा हो किसी का? पहला ये तुम्हारा 9,53,000 वाला इतना अलग जा रहा है, कुछ मिस्टेक हुई शायद गिनने में। देखो 3-3 लाख की एन्युटी 15 साल में 45 लाख तो वैसे ही हो जाती है, तो डिस्काउंट करते करते वो आया होगा वापस रिवर्स में, इंटरेस्ट कट डाउन हुआ होगा कहीं ना कहीं। ये रेंज में हो सकता है। 9 लाख तो थोड़ा छोटा नंबर लग रहा है। अच्छा अच्छा, कौन सा आ रहा है? फर्स्ट वाला, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड में बहुत कम डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आया वो भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करके गिना, फॉर्मूला आपने लगाया होगा तो कुछ वैल्यूज इस तरीके से प्लेस की होगी। 3 लाख, ये ब्रैकेट में 1.1 रेज टू 15 -1, ये 0.10 और ये 1.1 रेज टू 15, ठीक है। ये कैलकुलेशन होगा। अब ये गिनने के लिए कैसे करना है कैलसी पे हम देख चुके हैं, वैसा है। अब ये सारा जो है इसके बदले डायरेक्ट आपको जीटी फैक्टर यूज करना हो तो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है जिससे आपका आंसर डायरेक्टली आ सकता है। जीटी फैक्टर यूज करना हो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तो उसके लिए क्या अप्रोच लगाएंगे? एन्यूटी इंटू पीवी फा 10% फॉर 15 ईयर्स। डायरेक्टली इससे भी आपका आंसर आ सकता है। जीटी फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.1 और इक्वल टू करेंगे 15 टाइम्स और जीटी प्रेस करेंगे तो यही फैक्टर आ जाएगा जो आपने इसमें गिना होगा। वो आप टैली करके देख लो एक बार, करो कैलसी पे डायरेक्टली। इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं, आंसर सेम आ रहा है तो कौन सा वाला आ रहा है? टैली भी हो जाएगा। पीवी फा मतलब जीटी फैक्टर 10% का जीटी फैक्टर फॉर 15 ईयर्स मतलब 1 डिवाइड बाई 1.10। 15 ईयर्स है मतलब 15 टाइम्स इक्वल टू, वो भी आप स्टेप नंबर से एक बार टैली कर पाओगे। एक बार इक्वल टू करके देख लो स्टेप नंबर क्या आ रहा है तो पता चल जाएगा। 15 बार इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद लास्ट में जीटी कितना आ रहा है जीटी करके मुझे वैल्यू बताना। हाँ ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो 7 पॉइंट समथिंग होगी मेरे हिसाब से। वन डिवाइड बाई 1.10 और 15 बार इक्वल टू और लास्ट में जीटी ग्रैंड टोटल। देख लो बाकी सबका आ रहा है।
कितना फैक्टर आ रहा है? 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए जीटी करने के बाद। नहीं आ रहा तो वापस ट्राई करो। सिंपल स्टेप्स है। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, कितनी बार इक्वल टू करेंगे? 15 टाइम्स। जो स्क्रीन पे आएगा वैल्यू लास्ट, उसके बाद जीटी प्रेस करेंगे, इतना ही करना है। तो सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, नहीं आ रही तो वापस करके देखो। 1 डिवाइड बाई 1.1 15 बार इक्वल टू, फिर जीटी। 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7.60 आया। ये 7.60 वाला जो आपका फैक्टर आ रहा है वो एक्चुअली में इसकी वैल्यू है। ये पूरा भी आप गिनोगे ना इतनी मेहनत करके तो 7.60 वाला ही आएगा इंटू 3 लाख। तो उससे आपको ये अमाउंट मिल जाना चाहिए अगर ये सही था टैली करना। और वो 7.60 एटलीस्ट 3 या 4 डेसिमल्स तक लेना, 2 तक मत लेना, तो फिर थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। 4 डेसिमल तो आइडियल है। कितनी बार सम में 3 भी दिए होते हैं तो मतलब 3 यूज कर लेते हैं। मिनिमम 3 एंड आइडियली 4 सही रहेगा। 7.6037 या जो भी आता है। ठीक है, समझ आया? तो ये पूरा कैलकुलेशन बच सकता है अगर आप डायरेक्टली पीवी निकाल लो तो। एमसीक्यू होता है तो यही बेटर रहता है। सब्जेक्टिव पेपर में सम्स का वेटेज ज्यादा हो उसमें भी आप ये कर सकते हो। फॉर्मूला पहले कोट कर दो, ऑल्टरनेटिव में बता दो कि भाई ये फॉर्मूला से भी आंसर आता है, तो डायरेक्टली पीवी निकाल के काम हो जाएगा। कोई उसमें मार्क्स नहीं कट होंगे। ये कैलकुलेशन तो सही है, तो सेटिंग वाला नहीं है जुगाड़ करके आंसर निकाल लिया, वैसा नहीं है। बात वही है। बोलो, समझ आया? ठीक है, चलो इस पैटर्न पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और सबका आंसर सेम आना चाहिए। एन्युटी का अमाउंट है 6,75,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। ड्यूरेशन है 11 ईयर्स। हाँ, एन्युटी रेगुलर, कुछ नहीं बोला है तो रेगुलर। और फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी रेगुलर। बोलो, आ रहा है कुछ? और कुछ? ठीक, और फैक्टर सही गिनना पड़ेगा अभी। फैक्टर आपका आएगा 1 डिवाइड बाई 1.09।
और इक्वल टू करना है 11 टाइम्स और फिर करना है जीटी। फैक्टर क्या आ रहा है? सबका फैक्टर सेम आ रहा है। चलिए तो ये मैच होना चाहिए 6.805। तो फिर इक्वल टू कम ज़्यादा कर दिया 6.8062। हाँ ठीक है, तो ये चेक करो फिर 5.8 वाला। एक बार मुझे कैलसी दो ना। ये आ रहा है 6.805 वाला। ये 11 साल है, 10 तो नहीं लिया ना? ना ना, मैंने भी चेक किया, ये आ रहा है। वापस करके देखो। क्या 1 से? अगर काउंट करते हैं तो 1.109 और फिर इंटू नहीं करना अपने को, डायरेक्ट इक्वल टू अपने डिवाइड करना है ना। 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल टू 11 बार इक्वल टू करना है। इंटू तो कंपाउंडिंग में होता है, यहाँ तो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। वो तो जब पावर निकालते हैं अपने तब करते हैं ना, स्क्वायर क्यूब, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर। यहाँ तो हम डिवाइड कर रहे हैं, इंटू तो आएगा ही नहीं ना बीच में। 1 डिवाइड बाई 1.09 सीधा वही से स्टार्ट करना है, 11 बार इक्वल टू करना है, जीटी करना है, इंटू नहीं आएगा। 6.417 एक बार आगे कम ज्यादा कर दिया इक्वल टू। स्टेप नंबर में देखोगे तो 2 का गैप है इसमें, 1 का नहीं है। 11 बार इक्वल टू काउंट करो। है देखो, है बहुत सिंपल चीज सामने ही है, लेकिन फिर भी वो मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मिस्टेक है। एक आध इक्वल टू कम ज्यादा हो गया तो फिर आंसर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब सबका आ रहा है। चलिए तो फिर इससे जो आपका आंसर आएगा इस फैक्टर से 6.805, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है इंटू 6,75,000। कौन सा वाला आ रहा है? 39 लाख वाला आ रहा है, 45 वाला आ रहा है? 45 वाला आ रहा है, ठीक है। ओके चलो, तो एन्युटी रेगुलर वाला केस हो गया, एन्युटी ड्यू वाला करते हैं। चलो चलो अब ट्राई कर लो। एन्युटी ड्यू है, ध्यान रखना। फॉर्मूला भी है आपके पास, शॉर्ट ट्रिक भी है, तो मेरी तरफ से मैंने सब बताया हुआ है। आपको जो अच्छा लगे आप लगा के देख लो, फॉर्मूला से भी ट्राई कर लो और शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, तो अपने दोनों से टैली करेंगे।
बोलो सॉल्व हुआ? क्या आंसर आ रहा है बताओ? 50,000। बोलो और कोई आंसर किसी का? यही आ रहा है? बाकी अलग आ रहा है किसी का? ये सबका सेम है? आ ही नहीं रहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? फॉर्मूला लगाया है? चलो फॉर्मूला से मैं बता देता हूँ क्या है। हाँ वो याद कराता हूँ ना। ₹35,00,000 ठीक है, देख लेते हैं, करवाई देता हूँ। देखो n-1 क्यों कर रहे हो, समझो ये एन्युटी ड्यू है। एन्युटी ड्यू वाले केस में जब अपन वो टेबल वाला प्रेजेंटेशन कर रहे थे ना, ईयर वाइज, ये तो चलो 10 साल वाला सम है, और एन्युटी का जो अमाउंट है वो कितना है? 5,25,000। एन्युटी है 5,25,000। फिर हम लोग क्या करते हैं, हर एक का पीवीआई फैक्टर निकालते हैं ना। अब पॉइंट ये है कि ये जो पैसा है 5,25,000, ये तो आपको आज ही मिला है, तो आज के पैसों की वैल्यू आज कितनी होगी? जितनी है उतनी रहेगी। आज के 1 रुपए की वैल्यू आज कितनी होगी? 1 रुपया होगी। तो फर्स्ट ईयर का जो फैक्टर है वो कितना होगा? 1.0। डिस्काउंटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ये अमाउंट जो है टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पैसा आपको आज ही मिला है, टुडे, तो इसकी वैल्यू तो आज सेम ही रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट ईयर मिलेगा उसको 1 साल से डिस्काउंट करेंगे, तो यहाँ जो मिलेगा ना आपको सेकेंड ईयर में 5,25,000, उसको आप 1 साल से डिस्काउंट करोगे तो जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 10% के हिसाब से, वो आएगा 0.9091, 1/1.1 करके। समझ आ रहा है? ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ये डिस्काउंटिंग होता रहेगा। जो भी फैक्टर है, यहाँ पे भी कुछ फैक्टर आएगा, हर साल के फैक्टर आएंगे। बट बात ये है कि टोटल 10 साल के ड्यूरेशन में अगर डिस्काउंटिंग हो रहा है तो डिस्काउंटिंग 9 टाइम्स हो रहा है। रीजन बीइंग, इसमें तो डिस्काउंटिंग हो ही नहीं। 1 रुपये का 1 रुपये रहा ना, आज के 1 रुपए की वैल्यू आज कितनी होगी? 1 रुपया। तो यहाँ डिस्काउंटिंग होता नहीं है। तो मैंने आपको उस दिन लास्ट में बोला भी था कि एन्युटी ड्यू वाला अगर कभी भी टॉपिक हो और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो फर्स्ट ईयर में कभी भी डिस्काउंटिंग होना ही नहीं वाला है। ये तो हर सम में बात फिक्स हो गई ना, क्योंकि हर बार एन्युटी ड्यू में आपको आज ही पैसा मिल जाएगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आज उतनी रहने वाली है। तो आज जो 1 रुपया मिला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आज 1 रुपया ही रहेगी। तो जब डिस्काउंटिंग अप्लाई करोगे तो डिस्काउंटिंग तो सेकंड ईयर से एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट ईयर में होगा नहीं। तो अगर 10 साल का डेटा है तो डिस्काउंटिंग 9 बार होगा, 15 साल का डेटा है तो डिस्काउंटिंग 14 टाइम्स होगा, वैसे चलता रहेगा। तो फॉर्मूला में जब इसका इंपैक्ट आता है तो वो हो जाता है n-1, कि n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे 10 साल, तो डिस्काउंटिंग कितनी बार होगा? 9 टाइम्स। और वो जो +1 है, ये वाला 1 वो भी है, लिखा हुआ ही है, ये रहा। तभी तो लास्ट में उसको प्लस कर दिया, क्योंकि आप है ना कैलसी पे जब डायरेक्टली करोगे 1/1.1 और आप इसको इक्वल टू करोगे तो 9 टाइम्स करोगे, फिर आप करोगे जीटी, यही होगा। तो ये 9 टाइम्स करके जब आप जीटी करोगे तो आपको जो टोटल मिलेगा वो ये मिलेगा। ये तो रह ही जाएगा ना ऐड होना, क्योंकि तो स्क्रीन पे आया ही नहीं था। तो इसको फिर अलग से हम क्या कर रहे हैं, +1, ये वाला पार्ट। तो ये जीटी फैक्टर जो आप निकालोगे ना वो ये आएगा, दिस इज द जीटी फैक्टर। अब इसमें +1 करना भूलना नहीं। फिर जो आएगा उसमें आपका एन्युटी मल्टीप्लाई कर दो 5,25,000, ऐसे होगा। अब देख लो 35 लाख वाला आ रहा है कि 37 लाख वाला है? अभी भी अलग आ रहा है, 37, 35। तो 37 वाला वापस चेक करो। मुझे नहीं पता दोनों में सही आंसर क्या, आपको ही बताना है। बोलो 35, 37, 35, ठीक है। समझ आया कैसे करना है? तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, और n-1 क्यों लिया, ये रीजन आपके सामने। क्लियर? अब देखो यहाँ तक आते आते हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन जो एक बार बेसिक तो प्रैक्टिस कर लिया। अब ये चीजें आपको आगे के चैप्टर में इन बिटवीन इंटरनल कैलकुलेशंस में काम आएंगी। मेनली ये सारा डिस्काउंटिंग आपको कैपिटल बजटिंग में काम आता है।
और भी चैप्टर्स में आएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं होगा, ये तो मैक्सिमम है, जो होगा इससे कम ही होगा वैसा है। अब आगे जो हमें करना है उसमें हम क्रैकर के सम्स देखेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है किस तरीके के सम्स दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की मॉड्यूल के सम्स जो है वो इतने अच्छे हैं नहीं, मतलब कुछ सही तरीके से फ्रेम नहीं की जैसे होने चाहिए, तो मॉड्यूल वाले सम्स मैंने यहाँ पैम्फलेट में नहीं रखे और मैं करवाता भी नहीं हूँ, क्योंकि बेसिक से भी एकदम फालतू सम है, कुछ नहीं है उसके अंदर। इससे बेटर है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इंस्टीट्यूट क्या लेवल के सम्स पूछ रहा है वो आपको आइडिया आ जाएगा, और ये तो हमने एक बार देख ही लिया है, तो जितना है उससे ज्यादा ही करवाया, कम नहीं करवाया। तो आपको एक जो बेस डेवलप होना चाहिए कि कैसे सोचना है वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो यही चीज यहाँ पे एन्यूटी है, तो मैंने एन्यूटी के हिसाब से कैलकुलेट कराई है। आगे जो कैपिटल बजटिंग में जाएंगे ना, तो हर साल का कैश फ्लो अलग अलग होगा। जैसे 5,25,000 10 साल के लिए फिक्स हो गया, कहीं 2 लाख होगा, कहीं 3 लाख होगा, कहीं 4 लाख होगा, तो आपको पूरा टेबल बना के हर साल का पीवीआई फैक्टर जो है वो निकाल के ऐसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अभी उसको रहने देते हैं क्योंकि उस चैप्टर में करना ही है, तो अननेसेसरी फिर अभी यहाँ उसको ज्यादा मिक्सअप नहीं करते। तो यहाँ तक आते आते सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। एक पॉइंट है जो इस चैप्टर में कवर होता है और आपको क्रैकर में तो मिलेगा, मुझे अभी ध्यान में आ रहा है तो मैं करवा ही देता हूँ, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देकर टॉपिक समझा देता हूँ। फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा है, कुछ ज्यादा नहीं, और अगर वो पैम्फलेट में नहीं भी लिखा है तो आप लास्ट में उसको नोट कर लोगे तो भी चलेगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। क्यों ये पॉइंट आया है वो भी समझा देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ध्यान दो, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल भी नंबर्स कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। 10,000 रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट किए, एक साल का ब्याज है 10%, और आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको पूरे साल का? हाँ, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट लगाओ या कंपाउंड इंटरेस्ट, आंसर तो 1,000 रुपए आने वाला है, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट तो सेम ही होता है। तो अगर आप 1 ईयर का इंटरेस्ट डायरेक्टली यहाँ पे एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हो एनुअली, तो कंपाउंडिंग कर लो या सिंपल इंटरेस्ट, आंसर वही आएगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट आपका 1,000 रुपए हो गया। ये तो बात सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ पे एनुअली के बदले मैं ऐसा बोल दूं कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, तो कुछ फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन पे? अब डेफिनेटली एक साल में भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट 2 पार्ट्स में गिना जाएगा, 6 मंथ्स ईच। तो कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अपन ने पहले भी ये बात देखी थी। तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये होगा 10,000 रुपए पे 10%, लेकिन आधे साल का, हाफ ईयर का, यही होगा। तो ये जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का कितना आ जाएगा? 500 रुपए आएगा। अब जो सेकेंड हाफ है, ठीक है, उसमें क्या कैलकुलेशन होगा? इंटरेस्ट कितने पे गिनेंगे? 10,500 पे, है ना, तो फर्क पड़ेगा। 10,500 पे 10% हाफ ईयर के लिए, ये कितना आ रहा है? 525 रुपए सेकेंड हाफ में। अब देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में पूरे साल का जो आपका टोटल इंटरेस्ट बना, डिफरेंस है, यहाँ 1,000 रुपए था, यहाँ 1,025 है। डिफरेंस सिर्फ कैलकुलेशन के तरीके को चेंज करने से आया। कैलकुलेशन साल में एक बार करने के बदले 2 बार किया, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो चेंज हो गया। अब देखो दोनों चीजों में, दोनों ही सिनारियों में इंटरेस्ट का जो कोटेड रेट है, कोटेड रेट मतलब जो डिक्लेयर किया हुआ है, वो 10% पर एनम, यहाँ पे भी 10% पर एनम है। लेकिन इफेक्टिवली आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिला वो 10% से कुछ ज्यादा ही मिला, क्योंकि 10% के हिसाब से सीधा सीधा 1,000 रुपए होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये 2 पार्ट में गिना तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है 1025 हो गया। अगर इसको मैं इस बेसिस पे गिनूं कि मैंने पैसे लगाए कितने थे और मुझे सामने रिटर्न में मिले कितने, ठीक है, इतने पैसे लगाए थे इतना रिटर्न मिला, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, ये हो जाएगा 10.25। बात समझ आ रही? इफेक्टिवली तो आपको ज्यादा ही मिला ना। तो भले कोटेड रेट 10% पर एनम है, बट जैसे ही कैलकुलेशन एनुअली के बदले हाफ ईयरली किया तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ गया आपका। इफेक्टिवली यू गॉट एडिशनल इंटरेस्ट एंड दैट इफेक्टिव रेट इज 10.25। नो डाउट कोटेड रेट इज 10%, बट इफेक्टिवली आपको जो पैसा मिला उसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 10% से तो ज्यादा ही रिटर्न मिला। बात समझ आ रही? तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यही अगर हाफ ईयरली के बदले क्वार्टरली गिना होता तो साल में 4 बार गिनते,
इससे और थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता। जितनी बार आप ज्यादा गिनोगे ना कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग की वजह से इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ेगा, तो इफेक्टिव रेट और ज्यादा हो जाता, वो इम्प्लाइड है। तो यही चीज है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी चीज को बोला जाता है। बड़ी बेसिक सी बात है। अब इसका फॉर्मूला भी इन्होंने बना रखा है, वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 1 + i⁻n−1। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब आंसर यही आएगा आपका, मैंने निकाल के बता ही दिया। हमें इस चीज को खाली इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वैसा है। बट ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने आपको मीनिंग और कंसेप्ट बता दिया कि कैसे गिनना, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, और ये उसका फॉर्मूला है। आई बात समझ में? क्रैकर में कुछ पास्ट एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें बोला है टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी बताना रह जाता तो फिर वहां पे टैली हो ही जाता, ध्यान में आ गया तो आपको पहले ही बोल दिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये नोट करना है तो कंपैरिजन में आप नोट कर लो, ये तो बड़ा बेसिक है। ये वाला निकाल के ये चीज कैलकुलेट कर लो कि इफेक्टिव रेट निकालते कैसे, लिख के रख लो तो ध्यान में रहेगा। बस इसके साथ अपना सम्स वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट है। एक बार जो प्रैक्टिस करानी थी वो हो गई। अब आगे क्रैकर देखेंगे तो फिर उसमें से सम्स को सॉल्व करते जाएंगे, तो वो पार्ट कल से स्टार्ट होगा। आपको कुछ पूछना है इसमें से, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है ये? ठीक है, बस मैं यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।